बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Dear student, I'm here to record a video lecture for class 10th. Subject is biology and today my topic is Mendel's law of independent assortment. पिछली वीडियो में आपने पढ़ा मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसको हमने कहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहा जाता है कि उसमें मेंडल ने एक खसूसियत या एक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था कि वो किस पैटर्न से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, और इसको कहा जाता है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें मेंडल दो खसूसियात को एक साथ पढ़ रहा है कि दो खसूसियात पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से दो खसूसियात अगर एक साथ एक ही क्रॉस में जाएंगे तो वो पेरेंट्स में किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे। तो इस स्टडी को मेंडल ने नाम दिया और उसने इसको कंक्लूड किया एक लॉ की शक्ल में, जिसको हम जानते हैं मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपने पढ़ा था कि मेंडल कहता है कि जितने भी बॉडी के अंदर खसूसियात हैं, ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को आज हम जीन्स कहते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी ट्रेट्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनको पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं। और जब किसी बॉडी के अंदर गेमीट्स बनते हैं तो गेमीटोजेनेसिस के दौरान ये पेयर ऑफ जीन्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, और इस तरह हर एक गेमीट के अंदर एक एक जीन जाता है या एक एक एलील जाता है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट आपके सामने है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी जाती है या इसकी स्टेटमेंट ये है, मेंडल्स कहता है कि एलील सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। इसका मतलब ये है कि मेंडल कहता है कि बॉडी के अंदर जितने भी खसूसियात हैं उन तमाम को जीन्स कंट्रोल करते हैं। जब बॉडी के अंदर गेमीट्स बनते हैं तो इन खसूसियात को कंट्रोल करने वाले जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं और गेमीट्स के अंदर जाते हैं। यानी एक गेमीट या एक खसूसियत को कंट्रोल करने वाले एलील्स का दूसरे खसूसियत के कंट्रोल करने वाले एलील्स के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलहदा होते हैं और गेमीट्स के अंदर जाते हैं। इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल से आगे पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए बैकग्राउंड ये था कि मेंडल ने दो प्लांट लिए। एक प्लांट था प्लांट विद राउंड येलो सीड्स, यानी एक प्लांट था जो सीड पैदा करता था, सीड का शेप राउंड था, ये उसका शेप था राउंड शेप, और सीड्स के कलर थे येलो। तो दो ट्रेट्स उसने लिए और इन दो ट्रेट को वो एक साथ उसने स्टडी करना शुरू किया और उसको उसने फाइंड आउट करना था कि ये पैर प्रोजेनी के अंदर या ऑफस्प्रिंग के अंदर किस पैटर्न से एंटर होते हैं, किस पैटर्न से ये आगे जाते हैं, बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। दूसरा प्लांट उसने लिया जो सीड पैदा करता था, शेप उसका रिंकल था और कलर सीड का था ग्रीन, और ये दोनों प्लांट इन दोनों खसूसियात के लिए होमोजाइगस थे। यानी इसका मतलब ये था कि इसको कंट्रोल करने वाले एलीज दोनों सेम थे। अगर ये सेल्फ पोलिनेशन करेंगे तो सेल्फ पोलिनेशन से हमेशा ये राउंड येलो सीड पैदा करता था और ये वाला सेल्फ पोलिनेशन से हमेशा रिंकल्ड ग्रीन सीड पैदा करता था। उसने वही पुराना तरीक़ाकार रखा, क्रॉस पोलिनेशन करवाया, और क्रॉस पोलिनेशन का तरीका आप मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के स्टडी में आप सीख चुके हैं कि मेंडल एक प्लांट से कार्पेल को काटता तो दूसरे से स्टेमन को काट देता था। इसी तरह सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ख़त्म हो जाते थे। फिर वो आर्टिफिशियली एक के पोलन्स को दूसरे के कार्पेल के ऊपर या स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करता था, जिससे क्रॉस पोलिनेशन हो जाता था। क्रॉस पोलिनेशन से उससे जो सीड्स पैदा हुए उसको उसने F1 जनरेशन का नाम दिया, और F1 जनरेशन में सारे के सारे सीड राउंड येलो पैदा हुए।
सारे सीड कौन से पैदा हुए? राउंड येलो सीड पैदा हुए। यानी ये खुसूसियत रिंकल्ड ग्रीन वाले ट्रेट जो है ये मुकम्मल तौर पे गायब हो गए। तो उसका मेंडल को पता था ऑलरेडी, ये सेग्रीगेशन में भी हुआ था, उसको ऑलरेडी यहाँ से पता चल गया कि ये वाले ट्रेट ये डोमिनेंट है। राउंड और येलो खुसूसियात ये रिंकल्ड और ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए F1 जनरेशन में रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स ये गायब हो गए। उसको दोबारा इसने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया, दोबारा इस सीड को उसने ज़मीन में बो दिया। जब वो बड़े हो गए उसमें फ्लावर पैदा हुए और उसने सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उसने दोबारा सीड पैदा किए। सीड को उसने F2 जनरेशन का नाम दिया, लेकिन इस मर्तबा 2 किस्म की बजाय 4 किस्म के सीड पैदा हुए। एक सीड वो था राउंड येलो सीड जो यहाँ पे पेरेंटल ट्रेट था, ये सीड राउंड येलो, एक ये सीड पैदा हुए। दूसरे किस्म के सीड्स पैदा हुए राउंड ग्रीन सीड। तो राउंड ग्रीन सीड ये दोनों पेरेंटल ट्रेट नहीं है। पेरेंटल ट्रेट में राउंड ग्रीन सीड नहीं था, बल्कि राउंड सीड हमेशा येलो यहाँ पे पैदा होता था और ग्रीन सीड रिंकल पैदा होता था। लेकिन ये एक नई खुसूसियत पैदा हुई, एक नया ट्रेट प्रोड्यूस हुआ राउंड ग्रीन सीड वाला। इसी तरह से रिंकल्ड येलो सीड पैदा हुआ। रिंकल्ड सीड यहाँ पे पेरेंटल ट्रेट में रिंकल सीड ग्रीन है, लेकिन जब F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुआ तो F2 जनरेशन में रिंकल सीड येलो कलर के साथ पैदा हुए। तो एक ये खुसूसियत पैदा हो गई और एक खुसूसियत थी रिंकल्ड ग्रीन सीड वाली। जब इन सीड्स को गिना गया, इसको काउंट किया गया, तो इसके दरमियान रेशो थी फिनोटाइपिक रेशो क्या थी? 9:3:3:1। यानी 9 उसमें राउंड येलो सीड थे, 3 उसमें राउंड ग्रीन सीड मौजूद थे, 3 उसमें रिंकल्ड येलो सीड थे और 1 उसमें रिंकल्ड ग्रीन सीड मौजूद था। तो ये रिजल्ट उसके पास आ गया। उसने इसको बार बार रिपीट किया और रिपीटिशन के बाद हमेशा यही रिजल्ट आता था। तो इस रिजल्ट के बाद वो इसको इस शेप में कंक्लूड करता है। वो कहता है कि जितने भी एलील्स हैं एक बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के खुसूसियात को कंट्रोल करते हैं, वो एलील्स जब गैमीट्स में ट्रांसफ़र होते हैं तो एलील्स का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल राउंड और येलो के एलील्स हैं, इसी तरह से रिंकल सीड और ग्रीन कलर्स के एलील हैं। ये एलील जब गैमीट्स में ट्रांसफर होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे राउंड के एलील जाएंगे वहाँ पे येलो वाला भी जाएगा, और इसी तरह से ये भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे रिंकल के एलील जाएंगे उसके साथ ग्रीन कलर के एलील लाजमी जाएंगे। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इस वजह से ये यहाँ पे नए कम्बिनेशन में आते हैं। मतलब राउंड के साथ ग्रीन के एलील चले जाते हैं और इसी तरह से रिंकल के साथ येलो के एलील चले जाते हैं। तो इस वजह से इसको मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन पुनेट स्क्वायर से की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पुनेट स्क्वायर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे राउंड येलो सीड को हमने कैपिटल आर और कैपिटल वाई से हमने इसको शो किया हुआ है। कैपिटल आर हमने सीड के शेप के लिए शो किया हुआ है और कैपिटल वाई हमने येलो कलर के लिए शो किया हुआ है। इसी तरह से रिंकल ग्रीन को हमने स्मॉल आर और स्मॉल वाई से शो किया हुआ है। स्मॉल आर हम रिंकल शेप को दिखाते हैं और स्मॉल वाई से हम इसको ग्रीन को दिखाते हैं। अब मेंडल ऑलरेडी कहता है कि खुसूसियात को पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं, तो इस वजह से ये इन जीन्स के हमने पेयर्स बनाए हुए हैं। जब इस बॉडी के अंदर गैमीट्स बनते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि ये एलील एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो हम देखते हैं कि गैमीटोजेनेसिस के दौरान पहले शेप वाले सेपरेट हो जाते हैं, तो एक आर यहाँ पे आ जाता है और दूसरा आर यहाँ पे चला जाता है। इसी तरह से कलर वाले भी से सेपरेट हो जाते हैं, एक इस गैमीट में आ जाता है और दूसरा इस गैमीट में आ जाता है। और इसी तरह यहाँ पर भी होता है, पहले शेप वाले एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और फिर कलर वाले एक दूसरे अलहदा हो जाते हैं और हर एक गैमीट के अंदर एक एक जाता है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब उसने क्रॉस करवाया तो क्रॉस के बाद फर्टिलाइजेशन में ये दोनों एलील फिर से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, लेकिन अब कम्बिनेशन
बदल बदल हो गई है। यहाँ पे शेप वाले एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर आ गया है। तो शेप में एक एलील राउंड खुसूसियत को कंट्रोल करता है, दूसरा रिंकल शेप को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह कलर वाले एक येलो कलर को प्रोड्यूस करता है, एक ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो जाता है। तो F1 जनरेशंस में कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये अपने आप को शो करता है और सीड पैदा हो जाता है राउंड येलो। यहाँ पे ये सीड राउंड येलो पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस हो गए हैं। अब इन सीड्स को दोबारा ज़मीन में बोया जाता है और इसको अलाउ किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर में देखते हैं कि जब ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे पास 4 किस्म के गैमीट बनते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन है तो डेफिनेटली स्टेमन और कार्पेल का जेनेटिक मेकअप सेम होगा, तो दोनों के अंदर सेम टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट बनने का ये तरीक़ाकार होता है कि 4 किस्म के गैमीट बनते हैं और उसका तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये चले जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन गैमीट में आ जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई हम दोनों को ले लेते हैं, ये दोनों अगर चले जाते हैं तो ये गैमीट बनता है। इसी तरह से कैपिटल आर और स्मॉल वाई अगर चले जाते हैं एलील्स तो ये वाला गैमीट्स बनता है। फिर दूसरी कॉम्बिनेशन तीसरी ये है कि स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई अगर चला जाता है तो ये वाला गैमीट बनेगा, और इसी तरह से स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई वाला गैमीट चला जाता है तो ये एलील चला जाता है। स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई एलील चला जाता है तो ये वाला गैमीट बनते हैं। तो 4 किस्म के एलील बनते हैं। अब ये 4 किस्म के एलील स्टेमन के अंदर भी बनते हैं जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, और कार्पल के उयूल में भी इसी तरह के गैमीट्स बनते हैं। अब ये गैमीट्स इसको अगर हम पुनेट स्क्वायर पे या इस चार्ट पे ट्रांसफर कर लेते हैं तो इस साइड पे हम स्टेमन के गैमीट्स को रखते हैं, मेल गैमीट को, और इस साइड पे हम फीमेल गैमीट को रख लेते हैं। ये फीमेल गैमीट हो गए हैं, ये मेल गैमीट हो गए हैं। अब दोनों की हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी इसकी हम फ्यूजन कराते हैं। ये दोनों अगर फ्यूजन कर लेते हैं, ये वाला और ये वाले अगर फ्यूजन कर लेते हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर ये और ये मिलते हैं तो यहाँ पे इनिशियली आपके पास शेप वाले ये दोनों कैपिटल आर आर मिल जाते हैं, और ये फिर कैपिटल वाई वाई मिल जाते हैं। इसी तरह से इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल आर आर कॉम्बिनेशन आ जाती है, और इसी तरह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन आ जाती है। इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये वाली कॉम्बिनेशन आएंगी, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये वाली कॉम्बिनेशन आएंगी। ठीक है जी, अब बारी बारी ये आपने इन चारों के साथ क्रॉस करवाया। अब इसको इस गैमीट को आप इन चारों के साथ क्रॉस करेंगे तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन में प्रोजीनीज या सीड बनेंगे। फिर इसको आप इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो आपके साथ इस किस्म के प्रोजीनीज बन जाते हैं या सीड बनते हैं, और फिर लास्ट में आप इसको लास्ट वन के साथ आप क्रॉस करते हैं तो ये 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स आपके पास बन जाते हैं। अब इन 16 सीड्स को अगर हम गिनते हैं कि इनमें राउंड येलो कौन सा है, राउंड ग्रीन कौन सा है, रिंकल्ड येलो कौन सा है और रिंकल्ड ग्रीन कौन सा है, तो ऑलरेडी मैंने इसको दिखाया हुआ है। राउंड येलो सीड तब पर प्रोड्यूस होगा, हम इधर देखते हैं कि राउंड और येलो ये दोनों एलील्स डोमिनेंट है। तो जिस सीड में भी अगर ये दोनों एलील सेम होते हैं या इसमें कोई भी जाएगा तो वो सीड राउंड येलो प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक कलर से दिखाया गया है, जहां कहीं पे मैंने ब्लैक डॉट किया हुआ है ये सारे के सारे राउंड येलो सीड हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 उसमें से राउंड येलो सीड हो गए हैं। तो यहां मैंने इसके नीचे ऑलरेडी 9 लिखा हुआ है। राउंड येलो 16 में से राउंड येलो 9 सीड हैं। अब नेक्स्ट सीड है राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन सीड तब पर प्रोड्यूस होते हैं कि इनमें से कैपिटल आर दोनों जाते हैं या एक जाता है, और ये वाली कॉम्बिनेशन आएगी क्योंकि ये दोनों रिसेसिव एलील हैं। तो ग्रीन कलर तब प्रोड्यूस होगा जब ये स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो इस तरह इसको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देखते हैं कैपिटल आर
कॉम्बिनेशंस में है और स्मॉल वाई कॉम्बिनेशंस में है। तो ये राउंड ग्रीन सीड है, राउंड ग्रीन सीड 1, राउंड ग्रीन सीड 2 और ये है राउंड ग्रीन सीड 3। तो ये 3 इसमें से राउंड ग्रीन सीड हो जाते हैं। इसी तरह से रिंकल्ड येलो सीड, रिमेंबर रिंकल खसूसियत तब प्रोड्यूस होगी जब ये स्मॉल आर कॉम्बिनेशन में आएगा, और येलो अगर दोनों कैपिटल वाई कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं या अगर इसके साथ स्मॉल वाई भी आ जाता है तब भी, चूंकि येलो कलर वाला एलील डोमिनेंट है तो ये खुद को शो करेगा और सीड का कलर येलो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमने स्मॉल आर कॉम्बिनेशंस को देखना है। राउंड रिंकल्ड येलो में को मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है। यहाँ है रिंकल्ड येलो 1, ये है रिंकल्ड येलो 2 और ये है रिंकल्ड येलो 3। तो ये 3 इसमें से रिंकल्ड येलो सीड हैं। और इसी तरह से रिंकल्ड ग्रीन सीड सिर्फ एक होता है, यहाँ पे है जो स्मॉल आर स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन वाला सीड है, ये है रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो हम देखते हैं कि 16 सीड में से 9 सीड वो राउंड येलो है, 3 सीड उसमें से राउंड ग्रीन है, 3 सीड उसमें से रिंकल्ड येलो है और 1 सीड उसमें है रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो ये इसके अंदर फिनोटिपिक रेशो है 9:3:1। इसी को कहा जाता है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक बार फिर से बता देता हूं। इसमें मेंडल कहता है कि बॉडी के अंदर जितने भी ट्रेट्स हैं उन तमाम ट्रेट्स को पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं। ये पेयर ऑफ जीन्स गेमीटोजेनेसिस के दौरान गेमीट्स में ट्रांसफर होते हैं। तो एक खसूसियत को कंट्रोल करने वाले एलील्स का दूसरी खसूसियत को कंट्रोल करने वाले एलील्स के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और कोई भी एलील किसी भी गैमीट्स के अंदर जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक खसूसियत का एलील एक गैमीट में जाता है तो दूसरा लाजमी उसके साथ जाएगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और गैमीट में जाते हैं और यही वजह है कि फिर उसमें से आपके पास नए नए खसूसियात प्रोड्यूस होते हैं। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होती है, नए वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ chromosomes या genes। This is the end of this video lecture। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।